नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करते हैं हम लोग पॉलिटी के सेक्शन की। पॉलिटी के सेक्शन में आपसे आज बात करेंगे राज्य नीति के निर्देशक तत्वों की। राज्य नीति के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के मध्य रखे गए हैं। ये भाग 4 में आते हैं। आप लोगों को बता दें, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोला जाता है। यानी ये राज्य को निर्देश देते हैं कि हम लोग लोगों के लिए राज्य कुछ करे। यानी राज्य हमारे लिए रोजगार और भी अन्य साधन जिसके द्वारा हम लोग आय अर्जित कर सकें और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधार पर राज्य का और साथ ही साथ समाज का उद्भव हो सके। आपको बता दें कि राज्य नीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, यानी आयरलैंड से प्रेरित हैं। ये बात करते हैं भाग 4 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है राज्य नीति के निर्देशक तत्व। यह राज्य और संविधान के मध्य संवाद है। भाग 4 में सामाजिक आर्थिक तत्वों को वरीयता दी गई है। यदि भाग 3 प्राणवायु है। अब आपको बता दें, भाग 3 मतलब यदि मूल अधिकार प्राणवायु हैं तो राज्य नीति के निर्देशक तत्व उनके पोषक तत्व हैं। भाग 3 नागरिकों को प्रदान कर दिया गया है, जबकि भाग 4 प्रदान किया जा रहा है। विकसित देशों में इन्हें मूल अधिकारों की तरह प्रदान कर दिया गया है। भाग 3 की प्रकृति राज्य के लिए नकारात्मक है, अर्थात मूल अधिकार राज्य की शक्तियों को नागरिकों के हितों में प्रतिबंधित करते हैं। मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं कि हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, इसलिए वो राज्य के लिए नकारात्मक है। परंतु भाग 4 की प्रकृति सकारात्मक है, अर्थात यह राज्य को नागरिकों के लिए कुछ करने का निर्देश देते हैं। भाग 3 और भाग 4 में एक संतुलन स्थापित किया गया है। भाग 3 का भाग 4 के लिए उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा या राज्य को परिभाषित किया गया है। यही परिभाषा अनुच्छेद 36 में दोहराई गई है। अनुच्छेद 37 के अनुसार भाग 4 में न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी भाग 4 का मतलब है, अगर राज्य नीति के निर्देशक तत्व हम लोग चाहें कि हमें राज्य रोजगार दे, ऐसा नहीं है। राज्य हमें रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं है, ये संविधान में उल्लिखित है। परंतु राज्य का एक कर्तव्य है कि वो हम लोगों को रोजगार दे। इसे राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रदान करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। तो अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करता है जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 38(2) की। 44वें संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया। इसके अनुसार आय की असमानता को कम करने का प्रयास राज्य करेगा। आय की असमानता को कम करने का मतलब है कि शक्ति किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित न हो, या अर्थ यानी धन किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित न हो। राज्य यह काम करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा धन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में हो। यानी अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये का बंटवारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो, जिससे आय की असमानता न फैले। अब बात करते हैं अनुच्छेद 39 की, जिसमें स्त्री और पुरुष सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 39(a) के। इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है।
यह आर्टिकल अनुच्छेद 42वां संशोधन के अंतर्गत 1976 में जोड़ा गया। बात करते हैं अब अनुच्छेद 40 की। तो अनुच्छेद 40 में क्या था? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 41 की। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य काम यानी रोजगार, शिक्षा तथा निम्न परिस्थितियों में सहायता उपलब्ध कराएगा। इसके उदाहरण हैं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, अन्य निशक्तता, यानी अभी अगर कोई महामारी भी आती है तो राज्य उस पर मदद करेगा। वृद्धाश्रम, रैन बसेरा, बेरोजगार भत्ता इसी अनुच्छेद से प्रेरित हैं। यानी आर्टिकल 41 के तहत हमें बेरोजगार भत्ता भी मिलता है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इसके बाद जो ओल्ड एज होम्स हैं, ऑर्फेनेज हैं, ये सब राज्य की अंतर्गत आते हैं कि राज्य का ये कर्तव्य है कि इनको स्थापित करे। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति मैटर्निटी सहायता का उपबंध है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 43 की। निर्वाह योग्य मजदूरी का प्रावधान किया गया है। यानी मजदूरी कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए कि मानव जीवन का उसमें निर्वाह हो सके, यानी उसका भरण पोषण जो होता है वो चल सके, वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, इतनी तो मजदूरी उसकी होनी ही चाहिए। मनरेगा इसी अनुच्छेद से प्रेरित है। कुटीर उद्योगों को प्रेरित करने का प्रावधान इसी अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 43 के अंतर्गत एक अन्य प्रावधान जोड़ा गया जिसे आर्टिकल 43A के नाम से जाना जाता है। वो है उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान। अब देखिए, प्रारंभिक समय में कर्मचारियों के साथ तरह तरह की बदसलूकियां होती थी, लेकिन इस अनुच्छेद के जोड़े जाने से उन बदसलूकियों के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। अनुच्छेदों को जोड़ा जाना, अनुच्छेदों को कम किया जाना, ये सब यही महत्व रखता है कि हम लोग किस तरह प्रारंभिक जीवन जी रहे थे, उससे हम लोग किस तरह उभर के बाहर निकले हैं। क्योंकि प्राचीन समय की कुछ गलतियों को हम लोग अभी सही कर लेते हैं, वही अनुच्छेदों में परिवर्तन होता है या अनुच्छेदों में बढ़ाया जाता है। तो इसी क्रम में अगला आपका आर्टिकल है आर्टिकल 44 यानी आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 के अनुसार समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। भारत में क्रिमिनल लॉ सभी के लिए एक जैसे हैं, परंतु सिविल लॉ में कुछ भिन्नता है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख के लिए हिंदू उत्तराधिकार और हिंदू विवाह कानून लागू किए गए हैं। मुस्लिम संप्रदाय के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू किए गए हैं। एकमात्र गोवा ही ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। सर्वोच्च न्यायालय कई बार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए निर्देश कर चुका है, परंतु समय और परिस्थितियों के देखते हुए राज्य इनको अभी लागू नहीं कर रहा है, जो कि समय और परिस्थितियों के अनुसार आगे लागू किया जा सकता है। इसी क्रम में आगे बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 45 की। इसमें क्या है, दिव्यांगों के लिए 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा की व्यवस्था फ्री है तथा 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा तथा देखरेख का प्रावधान भी किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 46 की। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा दुर्बल वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान है। अब देखिए, SC, ST और दुर्बल वर्ग, इनके आर्थिक, ये पहले से प्राचीन समय से सामाजिक विचारधारा या आर्थिक प्रोन्नति से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, तो इनको राज्य ये चाहता है कि इनको हम थोड़ा बहुत आरक्षण दें, थोड़ा बहुत इनके लिए कुछ करें, जिस कारण ये वर्ग आगे बढ़ सकें और एक समान धारा में आ सकें, जिससे समाज का विकास हो सके। और इनके मानव देखिए, हर एक व्यक्ति एक अपना मानव संसाधन होता है, तो हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने का पूरा से पूरा हक है। इस वजह से राज्य ये नहीं चाहता कि कोई भी मानव संसाधन बेकार जाए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 47 की।
आर्टिकल 47 में पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रावधान है। लोक स्वास्थ्य से मतलब है हॉस्पिटल्स, जीवन स्तर से मतलब है हमारा HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, किस तरह का हमारा जीवन स्तर है उसको और अच्छे से अच्छा करना। मादक पदार्थ और नशीली दवाओं पर रोक का प्रावधान भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यानी अनुच्छेद 47 के अंतर्गत मादक पदार्थ और नशीली दवाओं पर रोक का प्रावधान है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के वैज्ञानिक आधार पर संगठन तथा गाय व अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध का प्रावधान है। अनुच्छेद 48 हमें बताता है कि दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 48A की, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया। ये है पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान। कभी कभी कई वन्य जीव ऐसे होते हैं जो विलुप्त हो जाते हैं, इसलिए वन्य जीवों को विलुप्त के कगार से बचाने के लिए यानी IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN लिस्ट से में उन पक्षियों को रेड लिस्ट में जाने की बजाय उनका संरक्षण अच्छे से अच्छा किया जाए ताकि उनको बचाया जा सके। और पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है वो पेड़ या पौधे जिनको हम बचा सकें, जिसके कारण उनकी प्रजाति विलुप्त ना हो। इस वजह से पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 51 की। अनुच्छेद 51 में विदेश नीति से संबंधित दिशा निर्देश हैं। ये दिशा निर्देश आदर्शवादी भावनाओं से प्रेरित हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई जिक्र नहीं है। धन्यवाद मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे।